नमस्कार दोस्तों, इंडियन जुडिशियल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में भारत के संविधान में मूल अधिकार मीन्स फंडामेंटल राइट्स पे चर्चा करेंगे। यह वीडियो इस श्रृंखला का 6वां वीडियो है। अगर आपने इससे पूर्व के वीडियो नहीं देखे तो उन सभी वीडियोज़ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर जो 3.1 दिया हुआ है ये भारतीय संविधान से संबंधित है। मीन्स भारतीय संविधान में 22 भाग हैं कुल, जिसमें कि मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भाग 3 में दिए हुए हैं। इसीलिए जो भी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड प्रश्न आएंगे वो पॉइंट्स मीन्स पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 इस तरीके से आएंगे। और इसी के साथ जो है इस वीडियो में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर नहीं करेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे, मगर ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के संबंधित बेसिक केसेस हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट क्या है और कैसे इसमें परिवर्तन हो सकता है और इसके क्या प्रावधान है, कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, इन सभी पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे। इसलिए जो है इस वीडियो में हम लोग मात्र 10 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। आगे आने वाले जो भी वीडियो होंगे उन सभी में जो है 15 से 20 क्वेश्चनों को कवर किया जाएगा। देखिए फंडामेंटल राइट्स के क्वेश्चनों में हम कम क्वेश्चन इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि इससे संबंधित केस लॉ बहुत ज़्यादा है। इसीलिए उम्मीद करेंगे कि जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉ जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है वो सारे इस वीडियो सीरीज में कवर हो जाए फंडामेंटल के मैटर में, जिससे कि हम लोग को केस लॉ से संबंधित जो क्वेश्चन आ जाते हैं एमसीक्यूज में उनको हम लोग को प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। तो जो मूल अधिकार दिए हुए संविधान में वो क्या हैं। तो देखिए जो मूल अधिकार हैं वो हमें संविधान में प्रदत्त कुछ अधिकार हैं जो कि संविधान के भाग 3 में दिए गए। अगर पूछा जाता है कि मूल अधिकार क्या होते हैं तो मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो हमें संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं, यानी जिसमें कि नागरिक और गैर नागरिक दोनों ही को अधिकार दिए हुए हैं। तो ये जो अधिकार हैं यही मूल अधिकार हैं। और मूल अधिकार जो हैं ये इनका विस्तार कहाँ तक है, तो ये जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए हुए, यानी संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो अधिकार दिए गए हैं वो मूल अधिकार कहे जाएंगे। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात आती है कि क्या मूल अधिकार में जो है संशोधन किया जा सकता है। तो इसका आंसर ये होगा कि बिल्कुल मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है, परंतु मूल अधिकार में जो संशोधन होगा वो बिना संविधान के मूल संरचना के, यानी बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए बिना ऐसा सब जो है संविधान संशोधन करके मूल अधिकार में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये बात किस केस में कही थी, ये बात जो है उस सर्वप्रथम केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के बाद में कही गई। यानी ये जो बात है ये सर्वप्रथम केशवानंद भारती बनाम केरला राज्य में, जो कि 1973 का केस है, इसमें ये बात जो है मूल ढांचे की संकल्पना को जो है इसमें निर्धारित किया गया था और इसी में बताया गया कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। चलिए अब देखते हैं कि संविधान संशोधन से जो प्रक्रिया है इसमें क्या चीज़ क्या इसका जो है कैसे इसमें बढ़ोतरी आई और क्या चीज़ें हैं, तो देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए संविधान संशोधन के जो संबंधित है उसमें जो है 5 केस महत्वपूर्ण, जिसमें हम लोग अभी 4 की चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए पहला जो केस है ये है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, तो जो कि 1952 का केस है, 1952 का। इस केस में क्या हुआ था कि जो है इसमें ये बताया गया कि सरकार जो है वो संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो भाग 3 में परिवर्तन कर सकती है, क्योंकि जो अनुच्छेद 368 है जिसमें कि सरकार को यानी संसद को जो है वहाँ पर शक्ति दी गई है संविधान संशोधन करने की, उसमें 22 भागों में संविधान जो है बटा हुआ है, 22 भागों में परिवर्तन कर सकता है और उसी के अंतर्गत भाग 3 भी उन्हीं 22 भागों का ही एक अंग है। तो ये बात किस केस में कही गई थी, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में, और इसमें भारत संघ मीन सरकार की यहाँ पर विजय होती है और जो है शंकरी प्रसाद यहाँ पर हार जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मूल अधिकार जो है वो यहाँ पर उनमें परिवर्तन किया जा सकता था, तो मूल अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता, ये बात जो है इन्होंने कही और जिसमें इनकी हार हुई। चलिए नेक्स्ट केस आते हैं। नेक्स्ट केस था सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का जो केस है ये आया था 1965 में, 1965 का केस है। इसमें ये कहते हैं कि जो बात उन्होंने कही थी कि यानी यहाँ पर जो है शंकरी प्रसाद ने कही थी कि मूल अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता है और राज्य जो है इसको जो है बांध नहीं सकता है, जिसके लिए अनुच्छेद 13(2) का इन्होंने हवाला दिया था। तो यही चीज़, और राज्य मतलब जो है यहाँ पर राज्य ने ये कहा कि शंकरी प्रसाद ने कि संविधान में 22 भाग हैं और जो भाग 3 है वो भी उन्हीं 22 में से है और अनुच्छेद 368 के तहत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है 22 भागों में। तो वही सेम मामला यहाँ भी आता है और यहाँ भी जो है उसी तरह के तर्क होते हैं जिसमें कि राज्य की जो है यहाँ विजय होती है और यहाँ पर भी परिवर्तन जो है कर सकते हैं। अगला जो आता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है ये गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसमें क्या होता है कि इसमें बताते हैं कि मूल, इन्होंने कहा पहली बात कि मूल अधिकार जो है वो सीमित नहीं किए जा सकते, पहली बात। दूसरी इनकी बात थी कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये जो गोलखनाथ का जो केस था इनकी डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है सभी केसेस की, तो ये था 67 का। और इन्होंने ये कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि उन्होंने कहा कि जो अनुच्छेद 368 है जिसके तहत सरकार जो है वो कानून बनाती है, मतलब संविधान में परिवर्तन करती है, करने की शक्ति उसको दी गई है। वास्तव में संविधान 368 में संविधान
परिवर्तन करने की शक्ति ना देकर उसमें प्रक्रिया का बात किया गया है। मतलब संविधान संशोधन की प्रक्रिया की बात की गई है, ना कि उसमें जो है संसद को शक्ति दी गई है संविधान संशोधन करने की। तो ये बात यहाँ कही जाती है। और ये भी कहा गया वहाँ जो विधि शब्द का प्रयोग किया है वही जो अनुच्छेद 13 के 2 में जो है इनकंसिस्टेंट ऑफ द लॉ बताया गया, सेम वही शब्द है, उनमें कोई अंतर नहीं। इसलिए 13(2) अनुच्छेद 13(2) है वो मूल अधिकारों को जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, शक्ति देता है कि उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और इसके बाद जो है जहां न्यायालय ने जो है इस बात को स्वीकार भी किया कि अनुच्छेद 368 में संविधान को परिवर्तित करने की प्रक्रिया के बारे में बात कही गई है। और बिल्कुल यहाँ पर इस तर्क को माना यहाँ पर, और उन्होंने कहा कि इन्होंने अपना वही, सरकार ने वही अपना तर्क दिया कि 22 भाग हैं उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। परंतु ये जो तर्क था ये बहुत ही ज़्यादा जो है प्रभावी रहा, जिसके कारण जो है यहाँ सरकार की हार हुई और गोलकनाथ की विजय हुई यहाँ पर, जिसके कारण जो है संविधान में जो संशोधन करने की शक्ति थी वो उसमें जो है बहुत ही कमी आई और मूल अधिकार को परिवर्तन अब जो है सरकार नहीं कर सकती थी। यहाँ पर सरकार की हार हुई। नेक्स्ट केस आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। ये केस जो आया था 1973 का केस है, यानी गोलकनाथ के बाद ये अगला केस था, केशवानंद भारती का केस। केशवानंद भारती के केस में गोलकनाथ का जो निर्णय था उसको पलट दिया गया, यानी उस निर्णय को जो है पलट दिया गया। और हाँ, उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि 24वां संविधान संशोधन किया गया। 24वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है यहाँ पर जो अनुच्छेद 368 है उसमें जो संशोधन की प्रक्रिया के साथ में शक्ति को भी जोड़ दिया गया। और ये भी कहा गया कि जो अनुच्छेद 13(2) में विधि शब्द है वो विधि शब्द अनुच्छेद 368 के जो विधि शब्द है उससे भिन्न है। तो ये बात यहाँ पर उन्होंने प्रोविजो लगा दी इसमें 13 में, और यहाँ पर 368 में ये कह दिया कि यहाँ पर संशोधन की प्रक्रिया के साथ शक्ति भी जोड़ी गई है। तो ये बात किसमें कही थी? ये बात कही थी 24वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये बात जो आई कब थी? 24वां संविधान संशोधन 1971 में ये चीज़ आई यहाँ पे। तो यहाँ ये क्लियर हो जाता है। अगली बात क्या थी कि इसके बाद फिर केस आता है केशवानंद भारती का 1973 में। ठीक इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, आप लोग जरूर से याद कर लीजिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1963 का मामला है ये। इस मामले में अब क्या हुआ, अब भाई संविधान संशोधन परिवर्तन हो चुका था 24वें का, जिसमें कि गोलकनाथ में कहा गया था कि इसमें सिर्फ प्रक्रिया दी है, शक्ति नहीं है। और 24वें संविधान संशोधन के द्वारा उसमें शक्ति जोड़ दी गई थी। तो जाहिर सी बात है कि निर्णय यहाँ बदलना बिल्कुल स्वाभाविक था। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। यानी यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने ये बताया कि बिल्कुल यहाँ पर जो है संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद जो है 368 में निहित है और साथ में मूल अधिकार में भी परिवर्तन किया जा सकता है। परंतु यहाँ पर उन्होंने एक चीज लेके आए, नई शब्द मूल ढांचा, यानी मूल ढांचे की यहाँ पर उन्होंने बात की। जो मूल ढांचा शब्द है इसको पूर्ण रूप से कहीं व्याख्या नहीं की गई है पूरे संविधान में। देखिए मूल ढांचा जो है ये बार बार जो है विभिन्न केसों के द्वारा दर्शाया गया है। जैसे कि मिनेर्वा बिल के केस में ये बताया गया कि जुडिशियल रिव्यू की जो शक्ति है वो एक जो है मूल ढांचा है, और अगर ऐसी शक्ति को संविधान संशोधन के द्वारा राज्य यानी संसद जो है किसी भी तरीके से छीनने के प्रयास करेगी तो ऐसी विधि उसी समय शून्य हो जाएगी। तो ये बिल्कुल मूल ढांचा जो है विभिन्न केसों के द्वारा इसकी व्याख्या होती रही, परंतु विस्तृत रूप से इसकी व्याख्या किसी भी संविधान के भाग में नहीं दी गई है। तो उन्होंने कहा कि जो है संसद जो है वो संविधान संशोधन कर सकती है तथा मूल अधिकारों में भी परिवर्तन कर सकती है, परंतु बिना संविधान के मूल ढांचे को हिलाए, बिना संविधान के मूल ढांचे को ध्वस्त किए ऐसा किया जाए तो वो ऐसा कर सकती है। तो ये चीज़ जो है केशवानंद भारती में कही गई। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम लोग को मिल जाती हैं। अगर अब मेंस में भी क्वेश्चन आता है तो इन चारों केसों के साथ आप अगर इतनी व्याख्या लिखते तो जो है पर्याप्त उत्तर हो जाता है। चलिए हम लोग अब अपने प्रश्नों पे आते हैं, और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी शंका हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ और, एक प्रश्न और आपके दिमाग में आ गया कि संविधान में जो हमें मूल अधिकार मिले हैं ये किसके विरुद्ध होते हैं? तो संविधान में जो मूल अधिकार दिए हैं ये हमेशा स्टेट के विरुद्ध होते हैं, यानी कि ये राज्य के विरुद्ध संविधान में जो अधिकार दिए गए वो राज्य के विरुद्ध होते हैं, सिवाय कुछ प्रावधानों को छोड़ के। जैसे अनुच्छेद 17, ये क्वेश्चन PCSJ मेंस में जो है पूछा जा चुका है कि संविधान में जो मूल अधिकार है उसमें कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जो व्यक्ति के अगेंस्ट में दिया गया है? तो क्लियर कहा जा सकता है कि अनुच्छेद जो है यहाँ पर 17 जो है ये एक प्रत्येक सिंगल व्यक्ति के अगेंस्ट में भी उपयोग किया जा सकता है। अदरवाइज जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो जो है सरकार के विरुद्ध होते हैं। चलिए यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है। अब हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नों को। अभी और भी चर्चा हो जाएगी, आगे चलते रहते क्योंकि क्वेश्चन भी यहाँ करने हैं। तो निम्नलिखित में से किसको संविधान का मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो देखिए जो मौलिक अधिकार हैं यानी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इन्फोर्स कराने की जो शक्ति है वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को दी गई है।
अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय को जो दी गई है वे शक्ति दी गई है अनुच्छेद 32 के द्वारा, यानी जुडिशियल रिव्यू यहाँ पे कर जो है प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, रिट के द्वारा यहाँ प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। और ये दी गई है यहाँ पर अनुच्छेद 226 में जो है उच्च न्यायालय को। अब देखिए 26 और जो है 226 और 32 में एक बहुत ही बड़ा अंतर है, वैसे तो बहुत सारे अंतर हैं मगर हम जो मुख्य एक अंतर पे आते हैं, ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो 32 में एक अंतर है, 32 स्वयं में एक मूल अधिकार है, बल्कि 26 जो है वो एक मूल अधिकार नहीं है। तो ये चीज़ थी। तो यहाँ सीधी सी बात है कि संविधान जो मौलिक अधिकार है उनको लागू कराने की शक्ति है वो दी गई है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो फंडामेंटल राइट टू बी इन्फोर्सेबल बाय दी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स। तो इन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मीन्स द एवरी पर्सन हैविंग अ फंडामेंटल राइट एंड ही मे इन्फोर्स देयर फंडामेंटल राइट इन थ्रू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट्स। सो अवर आंसर इज देयर ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे, किसी को राष्ट्र गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि, बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है। देखिए यहाँ पर राष्ट्र गीत को गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि, पहले तो हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, मगर वो राष्ट्र गीत का ना होकर यहाँ गीत शब्द का प्रयोग किया गया है, वैसे राष्ट्रगान शब्द का प्रयोग किया होता तो ज़्यादा अच्छा था। चलिए जो प्रश्न दिया उसी पर चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रगान के लिए एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वाद था जिसका नाम था इमैनुअल वर्सेस केरल राज्य का केस है ये, और ये केस था 1986 का केस। अब इस केस में होता है क्या, देखिए बहुत शॉर्ट में बताते हैं। इमैनुअल जो है इनको धार्मिक रूप से इनको लगता है कि हमें जो है राष्ट्रीय गान गाने के लिए जो है गाएंगे अगर तो हमारा जो है धर्म भंग होता है और हमें मतलब हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है। परंतु ये बहुत ही शालीनता के साथ वहाँ पर सीधे खड़े रहते हैं और सम्मानपूर्वक जो है राष्ट्रीय गान को सुनते हैं और वहाँ खड़े रहते हैं, परंतु उसे गाते नहीं हैं। परंतु वो जो जिस स्कूल का ये मैटर है वो विद्यालय जो है इनको वहाँ पर जो है राष्ट्रीय गान ना गाने के लिए जो है पनिशमेंट देता है, उसके बाद पुनः आते हैं, यानी कि पनिशमेंट देता है और साथ में जो है इनको स्कूल से निकाल देता है। ये हाई कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट में क्या होता है, सेम वही चीज़ कि आपको हाई कोर्ट ये डिसाइड करता है प्रत्येक व्यक्ति को जो है राष्ट्रीय गान गाना चाहिए, और जो है वो वहाँ पर जो स्कूल के द्वारा जो पनिशमेंट दिया जिसके कारण उनको स्कूल से निकाल दिया गया तो वो उसको सही ठहराया जाता है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ कहता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रगान गाना जरूरी नहीं है, वह अगर शांतिपूर्वक सम्मानपूर्वक अपने यथावत स्थान पर खड़ा हो जाता है तब भी वह सही है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स में अगर अनुच्छेद 19(1)(a) देखें, छोटा ए यहाँ पे, तो अगर ए देखते हैं तो इसमें सीधी सी बात की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की है, तो इसमें जो है मौन रहना भी शामिल है, यानी चुप रहना भी हमारा एक मूल अधिकार है। तो उसका उल्लंघन होता है अगर कोई व्यक्ति शांतिपूर्वक खड़ा हुआ है और उसे जबरदस्ती गाना गवाया जाए या गीत गवाया जाए, राष्ट्रीय गान गवाया जा रहा है और वो सम्मान कर रहा है वहाँ पे राष्ट्रीय गान को, चुपचाप से खड़ा हुआ है शांतिपूर्वक, तो उससे जबरदस्ती नहीं किया जाती क्योंकि ये अनुच्छेद 19(1)(a) में जो है उसका मौन रहना भी एक, चुप रहने का भी एक अधिकार सम्मिलित है। तो ये बात कही यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसके कारण जो है राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात कह सकती है कई धर्मों में जो है गीत गाना और जो है इस तरह के कार्य करना जो है उनको जो है रोका गया है, प्रतिबंधित किया गया है, और कुछ लोग जो है इसको इसीलिए धर्मों में गाना गीत संगीत नहीं उपयोग करते हैं। तो इस बात के लिए भी जो है सार्वजनिक जो अपनी सद्भावना है, धार्मिक भावना उसको ठेस न पहुँचे, तो यहाँ पे भी ये भी चीज़ आ जाती है। तो इसमें अनुच्छेद 25 का जो प्रोटेक्शन मिल जाता है उनको। तो इसी कारण से जो है इसे सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट था उसको खारिज करते हुए स्कूल द्वारा ली गई जो एक्शन जो था इमैनुअल के विरुद्ध उसको खारिज कर दिया। तो ये चीज़ इस बात में होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये भी। तो देखिए इसमें था कि पहला प्रश्न ऑप्शन है, इसमें वाक स्वतंत्रता व अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन होगा। बिल्कुल सही है। यहाँ पे इमैनुअल कांट की पहली कंडीशन यहाँ इमैनुअल्स की फॉलो हो जाती है। कांट शब्द आ रहा है, जोग्राफिस्ट हैं बहुत बड़े इमैनुअल कांट, जिन्होंने नेबुला हाइपोथेसिस दी थी। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ सिर्फ याद रखिए इमैनुअल वर्सेस केरल राज्य, तो ये हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पर, इससे अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होता है। तो ये भी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। दोनों ही जो है ऑप्शन यहाँ पर मैच कर जाते हैं। राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो तीसरी कंडीशन भी यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है, यानी इस तरह का कोई उपबंध भी नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए इन वक्तव्यों में से, तो ऊपर प्रश्न में तीनों वक्तव्य सही थे, तो यहाँ देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1, 2, 3 सही है। तो यहाँ आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों, तो यहाँ शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित, तो यहाँ स्थापित और संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है।
तो देखिए यहाँ पर सीधा है कि अनुच्छेद जो 30 है, अनुच्छेद 30 है यानी आर्टिकल 30 है, वो यहाँ पर राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर्ड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान करता है। तो ये चीज़ यहाँ देखिए, यानी स्थापित करने और उनको प्रशासन यानी संचालित करने का अधिकार जो है अनुच्छेद 30 में दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए 29 क्या कहता है, 29 कहता है कि द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, यानी अल्पसंख्यक जो वर्ग है उनके हितों का संरक्षण किया जाएगा। और कैसे हितों का, यानी उनकी विशेष भाषा का, लिपि का, संस्कृति का, इन सभी चीज़ों का जो है प्रोटेक्शन किया जाएगा। मीन्स द डिस्टिंक्ट प्रोटेक्शन ऑफ अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ द माइनॉरिटीज एंड दिस थिंग इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 29, यानी अनुच्छेद 29 में इसकी बात कही गई थी। अब देखिए अनुच्छेद 19 क्या कहता है, 19 कहता है द प्रोटेक्शन ऑफ अ सर्टेन राइट रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी यहाँ पर वाक्य यानी बोलने की शक्ति और अपने विचार व्यक्त करने की शक्ति, स्वतंत्रता यहाँ पर हम लोगों को दी गई है अनुच्छेद में, जिसमें कि भ्रमण करने की, व्यापार करने की और भी बहुत सी जो है अधिकार दिए गए। तो ये बात है अनुच्छेद 19 में। देखिए अनुच्छेद जो 26 है ये जो है हमारे धार्मिक भावनाओं से संबंधित है, यानी अनुच्छेद जो 26 बात करता है, ये बात करता है कि फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर, यानी हमें अपने जो धार्मिक पर्व हैं या कोई भी उस तरह के मंदिर हैं उसमें उनको मैनेज करने की और उन सब के जो है प्रबंधन करने की, और उसमें जो है इन सबसे हेल्थ, मोरल और जो है उस तरह की चीज़ों को देखते हुए जो है बैलेंस करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 26 में दी गई है यहाँ पर। तो ये बात यहाँ पर अनुच्छेद 26 करता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित और संचालित करने की शक्ति अनुच्छेद 30 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ देखिए पूछा गया है कि इसमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो यहाँ पे कौन सा इसमें जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला दिया हुआ है यहाँ पे समानता का अधिकार, तो यानी राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है यहाँ पर। तो समानता का जो अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर जो है मौलिक अधिकार नहीं की पूछा, तो ये ऑप्शन तो है। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर दिया हुआ स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार तो राइट टू फ्रीडम की बात की गई, तो राइट टू फ्रीडम सीधा है यहाँ पर 19 से लेकर 22 तक जो है राइट टू फ्रीडम जो है दिया हुआ है फंडामेंटल राइट में पार्ट 3 में। और नेक्स्ट है यहाँ पर ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार। देखिए संपत्ति का जो अधिकार है ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया था, पहली बात। दूसरी बात है अब ये जो है ये जोड़ दिया गया है 300A में, यानी 300A के द्वारा इसको अब जोड़कर एक जो है ये अधिकार जो है अब संवैधानिक अधिकार हो गया है और विधिक अधिकार हो गया, ना कि ये एक जो है मूल अधिकार है। तो ठीक है यहाँ पर ये चीज़। हाँ, साथ में ये जो प्रेजेंट टाइम में जब 44वें संविधान संशोधन से पूर्व ये संविधान में कहाँ पर उल्लेखित था, यानी संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था, तो कहाँ पर दिया हुआ था। तो यहाँ पर देखिए जो संपत्ति का अधिकार था ये अनुच्छेद 31 में दिया हुआ था। इसके साथ साथ अनुच्छेद 19(1)(f) यानी 19 के 1 के F में भी संपत्ति के अधिकार की बात की गई थी। तो यहाँ पर संपत्ति का अधिकार हो जाता है, यानी संपत्ति का अधिकार जो है ये मूल अधिकार नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का। तो लास्ट है यहाँ पर धर्म का अधिकार। ठीक है, धर्म का जो अधिकार यानी धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, तो यहाँ पर जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो दिया गया है संविधान में वो दिया गया है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। तो ये जो है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म का अधिकार यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में मूल अधिकार के तौर पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन से हम लोगों को इतनी जानकारी मिलती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस चीज़ पे हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने की शक्ति दे दी गई थी। तो सीधा सा यहाँ पर आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती, यानी केशवानंद भारती के जो केस था ये कब हुआ था, याद रखिए इसकी डेट भी, सिटाइशन भी याद होनी चाहिए साथ में। ये है आपका जो है 1971 के संविधान संशोधन जो आया था, 24वां संविधान संशोधन, इसकी जो पावर है इसको रिमूव करते हुए जो है कुछ प्रावधान जो है यहाँ जोड़े गए और जिसके कारण जो है अनुच्छेद 368 में जो दिया हुआ था कि संशोधन करने की प्रक्रिया, उसके साथ में संशोधन करने की शक्ति जोड़ी गई। उसके ठीक बाद केशवानंद भारती का केस आता है और केशवानंद भारती का केस आता है 1973 में। तो इस चीज़ को वहाँ पर जो है 1973 में केशवानंद भारती के बाद में सीधा सीधा कहा गया कि संसद जो है उसको मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने की शक्ति है, सिवाय बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब किए हुए, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं होता है तो संसद मौलिक अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। तो ठीक है, यहाँ पर राजनारायण का जो केस है ये इंदिरा गांधी जी के जो है
इलेक्शन से संबंधित केस था। और सज्जन सिंह का केस जो है वो बहुत ही पूर्व का केस था। इसमें भी जो है पूछा गया था कि संविधान में मतलब संशोधन कर सकती है कि नहीं कर सकती है, तो यहाँ पर जो है करने की बात कही गई थी। और यहाँ गोलकनाथ के केस में सीधा से बात कह दी थी कि यानी 368 में संविधान संशोधन करने की शक्ति की बात ही नहीं की गई, वहाँ तो प्रक्रिया की बात की गई है। और जो विधि शब्द का प्रयोग किया गया है वही विधि शब्द का जो प्रयोग है वो अनुच्छेद 13 के 2 में किया गया, तो इसीलिए जो है वहाँ पर लॉ इनकंसिस्टेंट हो जाता है, द डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो बिल्कुल यहाँ पर गोलकनाथ के ने भी यहाँ पर इसको नकार दिया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वस्त करता है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए, प्रेस की जो स्वतंत्रता की बात करता है वो करता है अनुच्छेद 19(1) का ए, यानी अनुच्छेद 19 के 1 का ए जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो दिया गया है वो अनुच्छेद 19 ए के ए में दिया गया है। उसके साथ में यहाँ पर अनुच्छेद 31 दिया हुआ है, तो ये तो रिमूव हो गया है, जो कि पूर्व में जो है जो मूल अधिकार दिया हुआ संपत्ति का अधिकार उससे संबंधित था। बाकी अनुच्छेद यहाँ पर 22 दिया गया है, तो 22 तो सीधी सीधी बात करता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन की बात करता है अनुच्छेद 22, यानी किसी व्यक्ति है जिसको अरेस्ट कर लिया गया है तो उसको क्या अधिकार होंगे, वकील से मिलने के अधिकार, उसके मित्रों को बताने या उसके सगी संबंधियों को उसकी जानकारी देने की, और अरेस्ट करने के बाद उसके क्या अधिकार होंगे, उसको अपने अपराध का मालूम होना चाहिए, सब चीज़ें यहाँ दी गई हैं इसमें। तो ये चीज़ थी। बाकी अनुच्छेद 16 जो बात करता है ये कहता है कि यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी टू इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी जो है सरकारी नौकरियों में सभी को समान रूप से अवसर दिया जाए, उसकी बात अनुच्छेद 16 में कही गई है। तो देखिए यहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता की बात की तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी अनुच्छेद 19(1) में यहाँ 19(1) है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? तो देखते हैं यहाँ पे पहला अधिकार दिया हुआ है, देखिए पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे विधि के समक्ष समानता। तो देखिए विधि के समक्ष जो समानता का अधिकार है, ये अधिकार ऐसा अधिकार है जो यहाँ पर शब्द प्रयोग किया गया पर्सन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आर्टिकल 14 कहता है वहाँ पर्सन शब्द का प्रयोग किया है, और बल्कि और सभी जो जैसे इसमें दिए हुए हैं भेदभाव के विरुद्ध अधिकार और देश भर में स्वतंत्र भ्रमण का अधिकार आर्टिकल 19 में दिया हुआ है, चुनाव लड़ने का अधिकार, तो ये चुनाव लड़ने का सिर्फ नागरिक जो है भारत के चुनाव लड़ सकते हैं, यहाँ भी सिटीजन शब्द का प्रयोग किया है। भेदभाव यानी आर्टिकल 15 की बात की गई तो आर्टिकल 15 में भी सिटीजन शब्द का प्रयोग किया है, सिवाय आर्टिकल 14 में वहाँ पर सीधा जो है बात की गई है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, तो वहाँ पर एनी पर्सन शब्द का प्रयोग किया गया। तो एनी पर्सन में यहाँ पर इंडियन प्लस फॉरेनर दोनों आते हैं, तो यही चीज़ थी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इसमें सिर्फ सिटीजन की बात है, इसमें भी सिटीजन और इसमें भी सिटीजन, यानी इन सभी में सिटीजन की बात की गई है। देखिए भेदभाव का जो प्रोविजन है वो दिया हुआ है आर्टिकल 15 में, और जो है आर्टिकल 14 में जो है एनी पर्सन शब्द का प्रयोग किया है। तो आर्टिकल 15 में अगर आप देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के बारे में बात। तो ये यहाँ भी सिटीजन शब्द का प्रयोग है, और 19 में तो सिटीजन शब्द का प्रयोग किया ही गया। और चुनाव जो लड़ना प्रत्येक व्यक्ति की पहली कंडीशन होती है कि उसे भारतीय होना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है दूसरा, तीसरा और चौथा यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। और ये जो विधि के समक्ष समता है ये बात जो है ये सभी व्यक्तियों को दी गई, ना कि सिर्फ भारतीयों को दी गई, तो ये यहाँ पर नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। पहले प्रश्न देख लेते हैं एक बार से। इसने पूछा था सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, तो ठीक है, यानी जो प्रथम है उसमें एनी पर्सन है, यानी विधि के समक्ष समानता ये सभी को उपलब्ध है। बाकी जो भेदभाव के विरुद्ध और देश में स्वतंत्र भ्रमण की क्षमता और ये चुनाव लड़ने की ये सिर्फ नागरिकों को उपलब्ध है, यानी ये सभी को उपलब्ध नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, तो ऑप्शन डी यहाँ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु, यानी 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को, शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है। यहाँ पर देखिए राइट टू एजुकेशन की बात की गई। राइट टू एजुकेशन जो है ये प्रोवाइड किया गया फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A में, यानी आर्टिकल 21A जो है इसमें जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जो कि जोड़ा गया था 2002 में। और इसके तहत प्रत्येक बालक को जो कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु का है उसको शिक्षा का अधिकार होगा। तो ये चीज़ जो है हमारे मूल अधिकार में यहाँ दी गई है। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत में सम्मिलित, ऑप्शन बी है मूल अधिकार में, और ऑप्शन सी है संविधिक अधिकार में, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर सीधा हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल अधिकार में, यानी फंडामेंटल राइट में हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्न मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो देखिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे इन्होंने
संविधान यानी कौन से मूल अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? विच फंडामेंटल राइट इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो सीधा सा इन्होंने जो है यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दी गई हैं, यानी कि संवैधानिक उपचार का जो अधिकार दिया गया है, उसी को जो है हृदय और आत्मा कहा है संविधान की। तो यहाँ पर सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा, ये दिए कहाँ गए हैं? देखिए यहाँ पर ये दिए गए हैं अनुच्छेद 32 में, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो हैं वो अनुच्छेद 32 में दी गई हैं। वहाँ पर 5 प्रकार की रिट की बात की गई है और उसी के द्वारा ये यहाँ पर दिया है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का। निम्न में से कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखते हैं यहाँ पे, पहला है स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार अभी हम लोगों ने इससे कुछ देर पहले इस तरह के प्रश्न किया था। स्वतंत्रता का अधिकार जो है मूल अधिकार में आता है और ये 19 से लेकर 22 अनुच्छेद तक दिया हुआ है। समानता का अधिकार जो है ये तो मूल अधिकार है ही, समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी की बात करता है और ये 14 से लेकर 18 तक दिया हुआ है। और उसके बाद संपत्ति का अधिकार, देखिए संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था और जो कि आज के समय में रिमूव कर दिया गया और अब ये बन गया है एक संवैधानिक अधिकार और ये हो गया है आर्टिकल 300A में। और लास्ट है यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक। तो ये यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की गई है। तो सीधा है यहाँ पर संपत्ति का अधिकार ये है जो है अब मूल अधिकार नहीं रहा है और ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको मूल अधिकार से निकाल दिया गया। तो इसी के साथ यहाँ पर अंतर्गत नहीं आता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी के साथ इस वीडियो को आप समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। और पीडीएफ आपको बहुत ही जल्द जो है, देखिए प्रीवियस वीडियोस की जो पीडीएफ थी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो चुकी है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें कि संविधान की विशेषता, राज्य और सिटीजनशिप की बात की गई है। अब फंडामेंटल राइट के जैसे वीडियो सीरीज खत्म होगी उसके बाद फंडामेंटल राइट की पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी। और टेलीग्राम ज्वाइन करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से व्हाट्सएप टेलीग्राम आप दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक है, अगले प्रश्नों में हम लोग कम से कम 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। इस क्वेश्चन में केस लॉ की स्थिति थोड़ी ज़्यादा होगी तो वीडियो लंबा हो जाता है, जिसके कारण जो है इसमें कम प्रश्नों को अटेम्प्ट किए गए। चलिए इसी के साथ धन्यवाद।